Hi guys, this is Neha Sharma. In today's session, we are going to discuss about realization account. Guys, previous session में मैंने आपको realization account के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जब भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है या पार्टनरशिप फर्म का समापन होता है तो उस केस में आप 4 अकाउंट्स बनाते थे. फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था. ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है. ठीक है, सेकंड अकाउंट का हमने डिस्कस किया था, डेट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. थर्ड वन इज कैश या बैंक अकाउंट एंड लास्ट वन इज पार्टनर्स लोन अकाउंट. ये 4 अकाउंट्स जो हैं वो हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में बनाते हैं. राइट, तो अब हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो मैंने कल भी आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि पार्टनरशिप फर्म बनाती है. पार्टनरशिप फर्म अगर रियलाइजेशन अकाउंट बना रही है तो इसका मतलब ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा? पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा. रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है. नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. इसका मतलब क्या है कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या आ जाएगा? जितने भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं वो आ जाएंगे. और क्रेडिट में क्या आ जाएगा? बिजनेस के जितने भी पार्टनरशिप फर्म के जितने भी इनकम है या जो भी फायदे हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा. ठीक है, अब ध्यान से देखिए गाइस, कल भी मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है. रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मेन पर्पस ये है कि बिजनेस के एसेट्स को बेचना. ठीक है, बिजनेस की एसेट्स को हम क्यों बेचते हैं? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जब भी बंद होती है तो सबसे पहले लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ती है. किसकी पेमेंट करनी पड़ती है? पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी लायबिलिटी हैं, जो आउटसाइडर्स लायबिलिटी चाहे जो भी हो, चाहे उसने पार्टनर से लोन लिया है, चाहे क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, चाहे बैंक से लोन लिया है, किसी भी टाइप की अगर कोई भी लायबिलिटी बनती है पार्टनरशिप फर्म की तो वो पे करनी पड़ेगी. तो लायबिलिटी को पे करने के लिए पार्टनरशिप फर्म के पास अमाउंट चाहिए. अमाउंट वो कहाँ से आएगा? एसेट्स को बेचने से. ठीक है, जो भी पार्टनरशिप फर्म की उस टाइम की एसेट्स होंगी सबसे पहले उनका वैल्यू देखा जाएगा कि उन एसेट्स की वैल्यू कितनी है. ठीक है, मान लिया लायबिलिटी हमारी 1 लाख की है तो पार्टनरशिप फर्म की कोशिश यही रहती है कि एसेट्स भी कम से कम 1 लाख की ही बिके ताकि पूरी की पूरी लायबिलिटी हमारी पे हो जाए. ठीक है, तो एसेट्स को बेचने से पहले हम क्या करते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटी का वैल्यूएशन करते हैं. एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर एट प्रेजेंट जिस टाइम पे डिसोल्यूशन हो रहा है, जिस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म का समापन हो रहा है, उस टाइम पे बिजनेस की एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है. आपको पता है गाइस कि जब तक आप एसेट्स की वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे तब तक आप उस एसेट्स को बेच भी नहीं सकते हैं. ठीक है, जब तक आपके पास उस एसेट्स की या किसी भी पर्टिकुलर एसेट की या टोटल एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू नहीं है. ठीक है, आपको यही नहीं पता कि भी आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स की वैल्यू क्या है, उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है. ठीक है, उसकी बुक वैल्यू क्या है. बुक वैल्यू का मतलब क्या है? जिस वैल्यू पे ऐसी वैल्यू जो बैलेंस शीट के अंदर मेंशन होती है. बैलेंस शीट के अंदर जो भी आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटी की अमाउंट होती है वो बुक वैल्यू होती है, मीन्स एक्चुअल वैल्यू की होती है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेचने से पहले वैल्यू देखनी है एसेट्स की और लायबिलिटी की, उसके बाद ही आप उनको बेच पाएंगे और लायबिलिटी की पेमेंट कर पाएंगे. अब ध्यान से देखिए, आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट्स होती हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी जो होती है उसका क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है. राइट, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए जो बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट गिवन होगी उसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए आपने उस एसेट को डेबिट में लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट के. क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट आपको गिवन होगी उसमें जो लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए लायबिलिटी को हमने किस साइड लिख दिया? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया है. राइट, सबसे पहले ये वाला पॉइंट. गाइस, एक बात और नोट करने वाली ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में हम क्या बनाते हैं? कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं. तो
एसेट्स जो आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, उसके अंदर कैश इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा? कैश इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। कैश को छोड़ के जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को भी हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। कैश को छोड़ के जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। और जो बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन के अंदर लायबिलिटी गिवन होगी उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब आगे देखिए गाइस, सबसे पहले अब आपने एसेट्स की वैल्यू देख ली, लायबिलिटी की वैल्यू देख ली कि कितनी लायबिलिटी आपको चुकानी है और एसेट्स की वैल्यू कितनी हुई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? एसेट्स को बेचा, ठीक है। क्या किया आपने? एसेट्स को बेचा, क्योंकि जब तक आप एसेट्स को नहीं सेल आउट करोगे तब तक आप अपनी लायबिलिटी की पेमेंट नहीं कर पाओगे। पार्टनरशिप फर्म की जो भी लायबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट आप नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या किया? एसेट्स को सेल आउट किया। अब एसेट्स आपने बेची तो फायदा हुआ, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट किसको फॉलो करता है? नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल में ये है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे? जो भी आपके फायदे हैं, जो भी इनकम है वो आ जाएंगी। अब आपने एसेट्स बेची, एसेट्स को बेचने से आपके पास पैसा आया, या तो वो कैश की फॉर्म में हो सकता है या वो कैश में ना मिलके आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ सकता है, तो फायदा हुआ, ठीक है। तो एंट्री आपकी क्या बनेगी? क्योंकि रियलाइजेशन के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। एंट्री आपकी क्या बनेगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए गाइस, अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आया होगा कि मैम आपने रियलाइजेशन अकाउंट को ही क्रेडिट में क्यों लिखा है, ठीक है। गाइस, नॉर्मल जो हम एसेट्स बेचते हैं, आपने 11th क्लास में अब तक पढ़ा है कि जो भी आप एसेट्स बेचते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री होती थी? टू पर्टिकुलर एसेट। कोई मान लिया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लिया मैंने फर्नीचर बेचा है, ठीक है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये होता था, एंट्री होती थी। लेकिन अब ये फर्नीचर हमने किसके लिए बेचा है? पार्टनरशिप फर्म के लिए बेचा है। अब ये पैसा जो है वो रियलाइजेशन के थ्रू आएगा, ठीक है। रियलाइजेशन को हमने क्रेडिट में इसलिए लिखा फर्नीचर की जगह, क्योंकि ये जो फर्नीचर का अमाउंट है वो रियलाइज करने में यूज होगा। रियलाइज मतलब लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए यूज होगा, ठीक है। ये डिसोल्यूशन के लिए यूज होगा। जब आप पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं उसके लिए यूज होगा, और डिसोल्यूशन के लिए रियलाइजेशन की हेल्प लेते हैं, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, पहले हम क्रेडिट साइड का देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम डेबिट का देख लेंगे। नेक्स्ट जो है गाइस आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट्स टेक ओवर बाय पार्टनर, ठीक है। जब कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को टेक ओवर करता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को टेक ओवर करेगा, टेक ओवर करने का मतलब क्या है? मान लिया फर्नीचर जो है, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था राम, श्याम और मोहन का, ठीक है। उसमें से क्या हो रहा था? राम जो है वो रिटायर हो रहा था, ठीक है। तो मान लिया कि श्याम जो है, श्याम ने क्या किया कि श्याम ये चाह रहा है कि भी वो 40,000 का जो फर्नीचर है, ठीक है, मैंने ऐसे ही रैंडमली अमाउंट ले लिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, 40,000 का जो फर्नीचर है वो श्याम ये चाह रहा है वो खुद ले ले, ठीक है। वो क्या कर लेगा? खुद ले लेगा। तो अब खुद लेने का मतलब क्या है कि भाई पार्टनरशिप फर्म की जो है बर्डन कम हो रहा है, श्याम ने उसकी लायबिलिटी खुद ले ली, ठीक है। श्याम जो है फर्नीचर का दायित्व खुद ले रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ये श्याम के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, तो श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
राइट। तो अब देखिए श्याम क्या है, पार्टनर है, श्याम क्या है, पार्टनर है। तो एंट्री हमारी नई तौर से क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मान लिया 40,000 का फर्नीचर उसने लिया है, उसने खुद टेक ओवर कर लिया। अब मान लिया फर्नीचर कोई पार्टनर खुद ले रहा है, उसकी वैल्यू खुद ले, तो वो किसके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। गाइज ये वाला जो पॉइंट है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जब मैं इसको और अच्छे से आपको क्लियर कर पाऊंगी। राइट। अब आगे देखिए, बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। मान लिया ब्रैकेट, अभी पार्टनर लोन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में क्यों है, डिस्काउंट ऑन हिज लोन। मान लिया पार्टनरशिप फर्म ने जो है किसी भी पार्टनर से 40,000 का लोन लिया था या 90,000 का लोन लिया था। ठीक है, तो 90,000 का जो लोन लिया था, जब पार्टनरशिप फर्म ने चुकाया तो उसने कितना चुकाया, 85,000। ठीक है, लोन बनता था 90,000 का, चुकाया कितना, 85,000 का, तो डिस्काउंट कितना मिला, 5,000। तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, फायदा हो गया। ये जो डिस्काउंट है ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। अब बेनिफिट होगा तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। राइट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसलिए बाय पार्टनर लोन अकाउंट, इसलिए ये क्रेडिट साइड में आ गया। अब उसके बाद लॉस ट्रांसफर, ये बाद की बात है। ठीक है, ये जो बैलेंसिंग फिगर हम निकालते हैं वो बाद की बात है, क्योंकि देखिए नॉमिनल अकाउंट के अंदर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते थे, फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते थे तो क्या होता था कि जब आप सारी इनकम और एक्सपेंसेस को माइनस कर देते थे, लास्ट में जब माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, अगर डेबिट साइड में, अगर आपकी डेबिट साइड छोटी होती थी तो क्या आता था, प्रॉफिट आता था, और अगर क्रेडिट साइड आपकी छोटी होती थी तो क्या आता था, लॉस आता था। ठीक वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट में भी आएगा। क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह एक नॉमिनल अकाउंट है। राइट, तो नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट में अगर डेबिट साइड छोटी आ रही है तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो प्रॉफिट होगा, और अगर क्रेडिट साइड छोटी आ रही है तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, लॉस होगा। और वो कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में जो भी हमारे क्वेश्चन के अंदर कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं डेबिट साइड की। अब एक चीज और है गाइस, आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आया होगा कि मैम पार्टनर, किसी भी पार्टनर ने एसेट्स को टेक ओवर किया है तो इसको क्रेडिट में ही क्यों लिखा। क्रेडिट में इसलिए लिखा, एसेट क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, एसेट संपत्ति क्या होती है, फायदे का जो है थिंग होती है। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर उस संपत्ति को अपने पास लेगा तो उसके पास भी तो आएगा ना पैसा उसका। ठीक है, उसको फायदा होगा उस संपत्ति से। मान लिया अगर हम डेली रूटीन की बात करें, हम हमारे घर के अंदर एसी लेके आते हैं तो हमारे पास आया। ठीक है, तो एसी हमारे पास क्या है, एसेट है। एसेट है तो फायदा है। ऐसे ही किसी भी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को खुद लिया है, टेक ओवर किया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, वो फायदा है। ठीक है, अब पार्टनर के लिए फायदा है, लेकिन हम रियलाइजेशन अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। अब पार्टनरशिप फर्म को इससे क्या फायदा हुआ, पार्टनरशिप फर्म को इससे ये फायदा हुआ कि जब भी कोई पार्टनर फर्म की किसी भी एसेट को लेगा तो पार्टनरशिप फर्म को उसके बदले पैसे देगा। राइट, तो ये पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्या रहा, फायदा रहा। इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब हम बात करते हैं डेबिट साइड की। ये तो हमारी इनकम थी, अब क्या करा, पे किया, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी खर्चे पार्टनरशिप फर्म पे करती है वो सारे के सारे खर्चे किसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं, रियलाइजेशन
एक्सपेंसेस के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब पे करेगी पार्टनरशिप फर्म तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, राइट। आप गाइस ध्यान से देखिए, कैश कब आएगा, अगर पार्टनरशिप फर्म ने कैश में खर्चे पे किए हैं तो ओनली कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म ने अपने बैंक अकाउंट के थ्रू एक्सपेंस को पे किया है तो कैश के बजाय क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, टू कैश या बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। गाइस लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो भी पैसा जाएगा, लेकिन वो जो लायबिलिटी की पेमेंट है वो किसका हो रहा है, रियलाइजेशन का हो रहा है, क्योंकि रियलाइजेशन लायबिलिटी की पेमेंट कौन सी हो रही है, रियलाइजेशन, क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी आप पेमेंट करते हो, जो भी आप खर्चा करते हो वो रियलाइजेशन के अंडर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर लायबिलिटी की पेमेंट कैश में करी है तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर लायबिलिटी की पेमेंट आपने पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट के थ्रू की है तो आप लिखेंगे एंट्री में क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। अब आगे देखिए, लायबिलिटीज टेक ओवर, ठीक है। लायबिलिटी अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर करी है, ध्यान से आप बस एसेट का ध्यान में रखिए, अगर किसी पार्टनर ने एसेट्स को टेक ओवर किया है तो वो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अगर इसका उल्टा हुआ है, मतलब लायबिलिटी को टेक ओवर किया है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी डेबिट में क्यों आया, क्योंकि पार्टनर को भी उस लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि कोई पार्टनर जो है वो ये कहता है पार्टनरशिप फर्म को, डिसोल्यूशन के टाइम पे जब फर्म का समापन हो रहा होता है तो पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लायबिलिटी को पे करने की प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो पे तो करना पड़ेगा, और पार्टनर जो है किसका हिस्सा है, पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है, ठीक है। जब तक पूरी लायबिलिटी पे नहीं हो जाती तब तक जो पार्टनर्स हैं फिलहाल पार्टनरशिप फर्म का ही हिस्सा होते हैं। जब लायबिलिटी की पेमेंट हो जाती है, एसेट्स को बेच के जो भी लायबिलिटी की पेमेंट करनी है या जो भी अमाउंट रिमेनिंग बचता है उसकी पेमेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल की पेमेंट करते हैं। उसके बाद भी अगर कोई एक्सेस अमाउंट बचता है तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो सरप्लस या वो एक्सेस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं टू कैश या बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में मैंने लिखा है प्रीमियम पेड। प्रीमियम पेड का मतलब क्या है, कोई भी इंस्टॉलमेंट पे की है, इंस्टॉलमेंट भी किसकी होगी, रियलाइजेशन की ही होगी, सेम एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, खर्चा कर रहे हो। अब ध्यान से देखिए लास्ट में, अब आपने डेबिट का भी लिख दिया है, क्रेडिट का भी लिख दिया है। अगर आपकी डेबिट साइड छोटी आ रही है क्रेडिट के कंपैरेटिव, राइट, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ये जो प्रॉफिट है कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में, एज पर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। अगर आपकी क्रेडिट साइड छोटी है मींस डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट के कंपैरेटिव, तो जो शॉर्टेज होगी, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका क्या होगा, लॉस होगा। और इस लॉस को भी कौन भुगतेंगे, पार्टनर्स भुगतेंगे, ठीक है। तो ये लॉस है कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में, राइट। तो गाइज ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें डेबिट में क्या आया और क्रेडिट में जो भी टर्म्स आई उस सबका कंसिडरेशन हमने कर लिया है। तो अब ध्यान से देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हम कौन सा अकाउंट बनाएं। गाइज अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कोई डाउट होगा, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब ध्यान से देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट जो आप बनाते हो, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद में आपने कौन सा अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे। कैश या बैंक अकाउंट बनाने के बाद आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इसका मतलब ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कहां पे ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो कहां पे ट्रांसफर, क्योंकि थर्ड नंबर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद हम बनाते हैं कैश अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है।
राइट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कौन से रूल को फॉलो करेगा? नॉमिनल अकाउंट के रूल को, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो है आपका ठीक वैसे ही बनेगा जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सीखा था बनाना। थर्ड जो आपका अकाउंट बनेगा, ध्यान से देखिए गाइस, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का जो बैलेंस, कैपिटल अकाउंट के बाद हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश या बैंक अकाउंट बना रहे हैं। कैश अकाउंट कब बनेगा? अगर पार्टनरशिप फर्म का कैश बैलेंस गिवन है तो आप कैश अकाउंट बना देंगे। अगर कैश एट बैंक दिया हुआ है, मतलब बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो आप कैश अकाउंट ना बना के आप क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट बनाएंगे, राइट। कैश या जो बैंक है वो आपकी क्या होती है? करंट एसेट होती है किसी भी बिजनेस की। तो करंट एसेट या किसी भी एसेट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो ये रियल अकाउंट के अंडर आ जाएगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफर हुआ? कैश अकाउंट के अंदर या बैंक बैलेंस के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर। और सबसे लास्ट में हमने क्या बनाना है? पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है। ये 4 टाइप के जितने भी आपके अकाउंट्स बनेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको और क्लियरली करवा दूंगी।